नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन के अंतर्गत हम लोग झारखंड के इतिहास को देखने वाले हैं और यह लक्ष्य सीरीज है, यह ध्यान रखिएगा, जो स्पेशली झारखंड के लिए ही मैंने तैयार किया है। इस सेशन के अंतर्गत अगर हम लोग बात करें तो आज सल्तनत कालीन झारखंड को देखेंगे और यहाँ पर एक विशेषता है इस सेशन की आज की कि आज के इस सेशन में सल्तनत काल को ध्यान में रखने के लिए, याद में करने के लिए छोटे छोटे ट्रिक्स और मेनिमोनिक्स का सहारा मैंने लिया है, जो आप लोग आसानी से इस कालखंड के चीजों को ध्यान में रख सकते हैं। सेशन मूलतः जेपीएससी, जेएसएससी, झारखंड एसआई, एलडीसी और विशेष रूप से उत्पाद सिपाही झारखंड टेट के लिए तो सेशन रामबाण सिद्ध होने वाला है और साथ ही साथ जो भी एग्जाम झारखंड में आयोजित होते हैं उसके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण होने वाला है ये सेशन, ये ध्यान रखिएगा। और अगर हम लोग आज के इस सेशन की बात करेंगे तो हम लोग कुल जो कवर करने वाले हैं अर्ली मिडाइवल पीरियड से लेकर के लोधी डायनेस्टी तक को हम लोग आज कवर कर लेंगे और अंत में हम लोग देखेंगे कि सल्तनत काल के अंतर्गत किस प्रकार की झारखंड में घटनाएं घटित होती हैं उसे समरी के रूप में यहाँ पे हम लोग देख लेंगे, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यदि हम लोग मध्यकाल की बात करें तो भारतीय इतिहास में मध्यकाल सल्तनत काल से ही आरंभ हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। सल्तनत काल में मूल रूप से इस्लामिक शासन की स्थापना 1206 ईस्वी में होती है और 1206 ईस्वी से पूर्व के काल को जब हर्षवर्धन की मृत्यु हुई थी 647 ईस्वी में, उस कालखंड को पूर्व मध्यकाल कहा जाता है। और पूर्व मध्यकाल की जब हम लोग बात करते हैं तो उस कालखंड में झारखंड पर पाल वंश का प्रभाव रहा है। इससे पूर्व हम लोग स्थानीय वंश के अंतर्गत पाल वंश के ऊपर चर्चा कर चुके हैं, यहाँ पे हम लोग केवल संक्षिप्त में उसे देखने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि पाल वंश के शासन काल में झारखंड में धार्मिक स्थिति क्या रही थी, तो यहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रभाव देखा जाता है जब पाल शासकों के अधीन झारखंड रहा था। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि बौद्ध धर्म के अंतर्गत भी बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का यहाँ प्रश्रय देखा जाता है। बौद्ध धर्म में हम लोग पढ़ चुके हैं कि इसकी 3 महत्वपूर्ण शाखाएं थे, जिसमें प्रमुख था हीनयान, महायान, जो कि चतुर्थ बौद्ध संगति के उपरांत 2 संप्रदायों में बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ था और 7वीं शताब्दी में जब तंत्र मंत्र का बौद्ध धर्म में प्रवेश होता है तो वज्रयान शाखा का विकास होता हुआ दिखाई हमें देता है। अब कुछ महत्वपूर्ण स्थल और शिलालेखों की बात करें जो पूर्व मध्यकाल से संबंधित है, तो सबसे पहला है हमारा इटखोरी चतरा, ये ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहां से हमें गुर्जर प्रतिहार राजवंश के शासक महेंद्र पाल का शिलालेख प्राप्त हुआ है और इसमें कहा गया है कि 9वीं शताब्दी ईस्वी में छोटानागपुर खास के सीमावर्ती क्षेत्रों पर गुर्जर प्रतिहार वंश का अधिकार था। दूसरा अगर हम लोग बात करेंगे तो यहीं पर मां भद्रकाली मंदिर है जो कि आपका इटखोरी में स्थित है और पाल वंश के शासन के दौरान मां भद्रकाली मंदिर का निर्माण किया गया था। वहीं गुमला जिले की बात करेंगे तो गुमला जिले के हापा मुनि गांव में स्थित महामाया मंदिर और महामाया मंदिर का निर्माण 908 ईस्वी में नागवंशी शासक गजघंट राय के द्वारा करवाया गया था, यह ध्यान रखिएगा। और यह मंदिर जो है भगवान विष्णु को समर्पित है और भगवान विष्णु की जो मूर्ति है वह सियानाथ देव के द्वारा रखी गई थी, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सियानाथ देव ने हापा मुनि गांव में स्थित महामाया मंदिर में विष्णु की प्रतिमा स्थापित की थी और महामाया मंदिर के पहले पुजारी थे पुजारी हरिनाथ, ये प्रश्न भी आपका पूछा हुआ है। महामाया मंदिर के पहले पुजारी कौन थे? हरिनाथ। विष्णु की मूर्ति किसने रखी? सियानाथ देव ने। महामाया मंदिर का निर्माण किसने करवाया? गजघंट राय ने। कहां पर स्थित है? तो गुमला जिले के हापामुनि गांव में। तो इन सारे तथ्यों को आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान में रखेंगे। अब अगर हम लोग बात करें मेनिमोनिक्स की तो ध्यान रखिएगा, इसमें हम लोगों को पाल प्रतिहार नाग जय, ये इतना आप लोग को ध्यान में रखना है। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि पाल वंश के शासन काल में झारखंड में बौद्ध धर्म फला फूला। प्रतिहार वंश का जो शिलालेख है वह इटखोरी से प्राप्त होता है। नागवंश के शासक गजघंट राय के द्वारा यहाँ पर महामाया मंदिर का निर्माण करवाया जाता है और जयसिंह जो शासक था उड़ीसा का, उसने झारखंड पर हमला किया था, ये ध्यान रखिएगा। जयसिंह उड़ीसा से आया था, ये ध्यान रखना है।
और 13वीं शताब्दी में ही उड़ीसा के राजा जयसिंह ने खुद को झारखंड का राजा घोषित कर लिया था। ये पूर्व में ही हम लोग मेनिमोनिक्स में देख चुके हैं। इसके बाद दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं तो 1206 ईस्वी से जब कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठता है तो तब से मध्यकाल की प्रारंभ मानी जाती है भारत में। और उस समय की अगर हम लोग बात करें तो केवल बंगाल पर अधिकार करने के लिए तुर्क सेनापतियों ने झारखंड के मार्ग का उपयोग किया था, जिसमें सबसे प्रमुख नाम है बख्तियार खिलजी का। ये ध्यान रखिएगा, बख्तियार खिलजी ने न केवल आपका नालंदा विश्वविद्यालय अपितु उदंतपुरी और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी नष्ट करने का प्रयास किया। और वो जब बंगाल के अभियान पर था तो उसी दरमियान उसने झारखंड के मार्ग का प्रयोग किया बंगाल पर आक्रमण करने के लिए। ये ध्यान रखेगा। और इसी समय हम लोग देखते हैं कि भीमकर्ण जो नागवंशी शासक थे, उन्होंने तुर्क हमलों से अपने राज्य की रक्षा करने के लिए, राज्य की राजधानी को बचाने के लिए राजधानी चुटिया से खुखरा स्थानांतरित कर दी थी। ये ध्यान रखेगा, ये प्रश्न बराबर पूछा जाता है। पूर्व में स्थानीय वंश में भी हम लोग इसको कवर कर चुके हैं। इसके उपरांत दासवंश की बात करेंगे तो दासवंश में जनरली पहला शासक हुआ था कुतुबुद्दीन ऐबक। शासन अवधि थी 1206 से लेकर के 1290 ईस्वी तक दासवंश ने शासन किया था। प्रथम शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि मोहम्मद गौरी का एक महत्वपूर्ण जनरल था। ये ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त अब बात करें अगर हम लोग गुलाम वंश के शासन के दौरान झारखंड के प्रमुख नागवंशी शासक कौन थे, तो हरिकर्ण, शिवकर्ण और बेनुकर्ण, ये तीन नाम ध्यान में रखना है। यहाँ पर हम लोग मेनिमोनिक्स अगर देखें तो बख्तियार, भीम, हरि, शिव और बेनु, ये नाम याद रखिएगा। बख्तियार खिलजी ने आक्रमण करने के दौरान बंगाल पर आक्रमण करने के दौरान झारखंड के मार्ग का प्रयोग किया। भीमकर्ण ने राजधानी को स्थानांतरित किया और तीन राजा बने, हरिकर्ण, शिवकर्ण और बेनुकर्ण। ये ध्यान रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मेनिमोनिक्स के माध्यम से आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। और यहाँ हम लोग बात कर ही चुके हैं कि लक्ष्मण सेन उस समय सेन वंश का शासक था, जिसकी राजधानी थी नदिया, और नदिया पर इसने आक्रमण करके लक्ष्मण सेन को वहां पराजित किया और उसे वहां से मार भगाया था। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे कि कालांतर में सल्तनत काल के दौरान दिल्ली में अन्य प्रमुख शासक हुए, जिसमें प्रमुख थे इल्तुतमिश और बलवन। इल्तुतमिश और बलवन के कालखंड में झारखंड पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा था, ये ध्यान रखिएगा। इसके पश्चात खिलजी वंश का शासन आता है 1290 से लेकर के 1320 ईस्वी में, और वहां पर हम लोग देखते हैं कि संस्थापक थे जलालुद्दीन खिलजी, और इसका सबसे महत्वपूर्ण शासक था अलाउद्दीन खिलजी, जो जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके स्वयं शासक 1296 ईस्वी में बन गया था। अब यहां ध्यान रखिएगा कि 1310 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था छज्जू मलिक। छज्जू मलिक ने छोटा नागपुर पर आक्रमण किया और नागवंशी राजा को वहां से भगाने पर कर भुगतान करने पर विवश कर दिया था। साथ ही साथ वहां का जो शासक था बेणुकर्ण, उसने अलाउद्दीन खिलजी के शासन को भी स्वीकार कर लिया था। मेनिमोनिक्स की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, बड़ा अच्छा है। छज्जू छोटा नागपुर चढ़ा, छज्जू छोटा नागपुर चढ़ा, छज्जू मलिक हो गया आपका, छोटा नागपुर पर हमला किया और नागवंशी शासक से कर वसूल किया था। ये मेनिमोनिक्स के रूप में आप लोग याद रख सकते हैं और यही प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तुगलक राजवंश की बात करेंगे, जो खिलजी राजवंश के बाद आया था। 1320 से 1414 ईस्वी तक शासन इस वंश के द्वारा किया गया था। और संस्थापक की बात करेंगे तो गयासुद्दीन तुगलक, ध्यान रखिए, गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की थी। अब इस काल की प्रमुख घटनाओं की बात करेंगे तो गयासुद्दीन तुगलक के कार्यकाल में वैसा कोई खास झारखंड पर प्रभाव नहीं पड़ा था, लेकिन जब मोहम्मद बिन तुगलक शासक बनता है तो उसके शासनकाल में 1340 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के सेनापति मलिक इब्राहिम बया ने झारखंड पर आक्रमण किया था। ध्यान रखिए, मलिक इब्राहिम बया को भेजा गया था झारखंड पर आक्रमण करने के लिए, और इसने मलिक इब्राहिम बया ने चाई चंपा क्षेत्र, जो कि हजारीबाग क्षेत्र में है, वहां पर इसने अपना अधिकार किया, वहां तक आक्रमण किया और चाई चंपा क्षेत्र को तुगलक शासन के अंतर्गत शामिल कर लिया था। लेकिन यहाँ ध्यान रखने योग्य तथ्य है
कि जब यह आक्रमण हुआ था तो संथाली स्रोत में बताया गया है कि इब्राहिम अली के द्वारा यह आक्रमण किया गया था। तो मलिक इब्राहिम बया और इब्राहिम अली दोनों का नाम आप ध्यान में रखेंगे। संथाली स्रोत में इब्राहिम अली बताया गया है। वहीं जब जब मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु होती है तो उसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक तुगलक राजवंश की गद्दी पर बैठता है और 1351 से लेकर के 1388 ईस्वी तक इसने शासन किया था। और फिरोज शाह तुगलक ने बंगाल के शासक इलियास शाह को पराजित किया और इसी क्रम में उसने हजारीबाग क्षेत्र के सतगावा पर अधिकार कर लिया था। सतगावा पर जब इस फिरोज शाह तुगलक ने अधिकार किया तो उसे इस क्षेत्र की राजधानी बनाया और कालांतर में 1372 में जब फिरोज शाह तुगलक उड़ीसा पर आक्रमण करता है तो सतगावा को एक आधार के रूप में इस्तेमाल किया गया था। और स्थानीय शासन की बात करेंगे तो 1414 ईस्वी में ध्यान रखिएगा कि नागवंशी राजा शिवदास कर्ण राय ने छोटा नागपुर पर शासन किया था। ये आपका काफी बाद का कालक्रम है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे। अब बात करेंगे तुगलक काल के मेनिमोनिक्स की तो इब्राहिम सतगांव शिवदास, ये ध्यान रखिएगा, इब्राहिम सतगांव शिवदास के 3 प्रमुख नाम है तुगलक काल के। इब्राहिम अली या मलिक इब्राहिम बया के द्वारा आक्रमण किया जाता है मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में चाई चंपा क्षेत्र पर, और सतगावा पर अधिकार किया था फिरोज शाह तुगलक ने और इसे इस क्षेत्र की राजधानी बनाया था। कालांतर में उड़ीसा पर आक्रमण करने के समय उसने इसे आधार के रूप में इस्तेमाल किया और 1414 ईस्वी में नागवंशी शासक शिवदास कर्ण था। अब सैयद राजवंश की बात करेंगे तो यहाँ पर कोई विशेष प्रभाव नहीं बनता है, प्रभाव नहीं पड़ा था सैयद राजवंश के शासन काल में। 1414 से लेकर के 1451 ईस्वी तक उन्होंने शासन किया था और सैयद वंश के शासन काल में प्रमुख शासक था आपका हमारा नागवंशी राजा के रूप में तो उदय कर्ण। यहाँ पर ध्यान रखिएगा सैयद के समय उदय हुआ, सैयद के समय उदय हुआ, बस यही आपको एक ध्यान में रखना है। इसके पश्चात लोधी वंश का शासन आता है। संस्थापक बहलोल लोधी था। 1451 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी तक इसने शासन किया था। ये ध्यान रखिए 1526 ईस्वी से हम लोगों का मुगल काल प्रारंभ हो जाता है मध्यकाल के अंतर्गत। प्रमुख शासकों की बात करेंगे, संस्थापक बहलोल का लोधी हम लोग जान चुके हैं और सिकंदर लोधी के शासन काल के समय संध्या के राजा ने नागवंशी साम्राज्य के कुछ हिस्सों पर हमला कर दिया और उस पर कब्जा कर लिया था। साथ ही साथ इसी कालखंड में अगर हम लोग देखें तो गजपति वंश का विस्तार झारखंड में होता है और उड़ीसा के गजपति वंश के संस्थापक कपिलेंद्र गजपति ने नागवंशी क्षेत्र के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था। ये ध्यान रखिएगा। अगर हम लोग कोडिंग की बात करेंगे या मेनिमोनिक्स की बात करेंगे तो संध्या, सिकंदर, गजपति, ये 3 नाम आप ध्यान में रखेंगे। 3 घटनाओं की ओर संकेत करते हैं। संध्या के राजा ने नागवंशी साम्राज्य के हिस्सों पर कब्जा कर लिया था सिकंदर लोधी के काल में, और गजपति वंश में ये ध्यान रखें कपिलेंद्र गजपति ने यहाँ पर आक्रमण करके नागवंशी क्षेत्र के एक बड़े हिस्से पे अधिकार कर लिया था। अब पहले मैं यहाँ पे आप लोग के लिए पेन चेंज कर लेता हूं और उसका कलर कुछ और कर लेता हूं ताकि आप लोग को सही ढंग से दिखाई दे जाए। अब आते हैं आदिल शाह द्वितीय का आक्रमण। ये खान देश का शासक था, ध्यान रखिएगा, खान देश का शासक था और इसने झारखंड पर आक्रमण करके झारखंडी सुल्तान की उपाधि स्वयं से धारण कर ली थी। झारखंडी सुल्तान का आशय था यहाँ पे जंगल का राजा, ये ध्यान रखिएगा, जंगल का राजा। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जंगल का राजा की उपाधि किसने धारण की थी, तो आदिल शाह द्वितीय के द्वारा। यहीं पर वासुदेव राय की मूर्ति की स्थापना की जाती है 1437 के आसपास। किसके शासन काल में, तो छत्र राय के शासन काल में वासुदेव राय या विष्णु की मूर्ति जो है वह कोराम्बे में स्थापित की जाती है, जिसका उल्लेख गोपाल राम देवघरिया के द्वारा किया गया है। ये ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट ये फैक्ट्स हैं, ये एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं और नहीं याद करोगे रे बबुआ तो परीक्षा में फेल हो जाओगे। ये ध्यान में रखना है। चैतन्य महाप्रभु की यात्रा की बात करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है, मध्य काल के बहुत बड़े भक्ति कालीन संत थे ये, और इसी मूर्ति से इसकी तो वासुदेव राय की मूर्ति जो कोराम्बे में स्थापित की गई थी छत्र राय के शासन काल में, इसी मूर्ति से आकर्षित होकर के बंगाल के प्रसिद्ध वैष्णव संत चैतन्य महाप्रभु जो थे झारखंड की यात्रा करते हैं। कब,
तो मथुरा जानने के क्रम में ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि कहां जानने के क्रम में चैतन्य महाप्रभु ने झारखंड की यात्रा की थी, ये ध्यान रखिएगा। और इस तथ्य का उल्लेख हमें कहां मिलता है, तो चैतन्य चरितामृत में इसका उल्लेख हमें प्राप्त होता है। इस दरमियान अगर हम लोग देखें तो चैतन्य महाप्रभु पंच परगना, कोराम्बे आदि क्षेत्रों में ठहरे थे। यही पंच परगना में बात करेंगे तो पंच परगना में चैतन्य महाप्रभु कुछ समय के लिए रुके थे और वहां पर अपनी आध्यात्मिक शिक्षाओं का प्रसार भी किया था, जिसके कारण जो झारखंड में निवास करने वाले मुंडा जनजाति थे उनकी संस्कृति पर चैतन्य महाप्रभु के शिक्षाओं का प्रभाव भी देखा जाता है। संथाल परगना के सामरिक महत्व की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, संथाल परगना राजमहल की पहाड़ियों और गंगा नदी के बीच अपने संकीर्ण और रणनीतिक मार्गों के लिए अत्यंत ही प्रसिद्ध है और प्राचीन काल से ही इसका उपयोग आर्थिक और सैन्य गतिविधियों के लिए किया जाता था। इसी जगह पर हमारा राजमहल है, ध्यान रखिएगा, राजमहल में ही हमारा तेलिया गढ़ है, राजमहल में ही तेलियागढ़ है, जहां पर एक किले का निर्माण उस समय के तेली राजा के द्वारा करवाया गया था। और यहाँ ध्यान रखिएगा, इस किले का पहली बार उल्लेख चैतन्य चरितामृत में प्राप्त होता है। यहाँ ध्यान रखिएगा, तेलियागढ़ को बंगाल का प्रवेश द्वार भी कहा गया है, बंगाल का प्रवेश द्वार भी कहा गया है। इस प्रवेश द्वार का उपयोग अगर हम लोग देखें तो सबसे बेहतरीन रूप में शेर शाह सूरी के द्वारा किया गया था। जब उसने बंगाल पर अभियान किया, बंगाल पर विजय प्राप्त की, तो इस तेलियागढ़ के किले का प्रयोग शेरशाह सूरी ने अपने अभियान के दौरान किया था। तो आज के इस सेशन के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले मुगल काल के दौरान। तो तब तक के लिए धन्यवाद, देखते रहिए मंथन, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियोस लाता रहता हूं। थैंक यू।